जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टे। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर वन हिंदी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी की जो यहाँ पे जो पार्ट है बाल गोविंद भगत से, तो इस पार्ट के ऑल एमसीक्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसके रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। जो सारे यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू रखा है, तो वीडियो को अगर अंत तक वॉच करते हैं तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले कवि के जीवनी से रिलेटेड समझते हैं, कवि का इंट्रोडक्शन समझते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस हमेशा से जो बन जाते हैं। जैसा कि उनके जन्म से रिलेटेड, उनकी मृत्यु से रिलेटेड, उनके प्रमुख रचना से रिलेटेड क्वेश्चन बन मिल जाते हैं। तो चलिए पहले इन कवि को समझते हैं। रामकृष्ण बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसानवास यानी उनकी देहांत जो हो जाती है 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी। वो बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। देखिए, वो एक प्रभावशाली पत्रकार रहे थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें से प्रमुख हैं आपके तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो ये इनका जो है शॉर्ट जो है आपका जो इंट्रोडक्शन था। इसके साथ साथ इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव जो थे, जैसे पतितों की देश में ये एक उपन्यास था जो काफ़ी चर्चित था। चिता के फूल ये कहानी थी। अंबाली एक नाटक। माटी के मूर्ते एक रेखाचित्र था। और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वेदांत से रिलेटेड था ये। और जंजीरों और दीवारों में संस्मरण, ये इनकी जो है प्रमुख जो है रचना यात्रा थी। तो चलिए अब इस चैप्टर में इन्होंने क्या कुछ कहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले, कलम का जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनका जो कृति है बाल गोविंद भगत, ये आखिरकार है क्या? तो बाल गोविंद भगत, इसको शॉर्ट में समझते हैं। रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और ब्राह्मण अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। और चलिए अब एमसीक्यू पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप कहाँ से आते थे? तो यहाँ पे वो जो आते थे कबीरपंथी मठ से आते थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कबीरपंथी मठ, ध्यान रखिएगा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है, ये पूछा है। तो इनकी प्रभातियाँ जो है फागुन तक चलती थी। कार्तिक मास से लेकर फागुन महीने तक जो है इनकी प्रभातियाँ चलती थी। बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था? चटाई पर, चादर पर, चौकी पर या गद्दा पर? तो वो चटाई पर जो है मरे हुए बेटे को अपने लेटा कर रखे थे। क करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसे साहेब मानते थे? तो साहेब बाल गोविंद भगत मानते थे कबीर जी को। कबीर जी के बड़े ये जो है प्रशंसक रहे हैं।
तो ग आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। किस दिन जो है उनके संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया? तो जिस दिन जो है उनकी बेटी की मृत्यु के दिन जो है इनकी संगीत साधना का जो है उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की पुतोह थी, कैसी थी? बाल गोविंद भगत की पुतोह जो थी कैसी थी? कर्कशा सी, रोगग्रस्त थी, सुशील थी या झगड़ालू थी? तो इनकी जो पुतोह थी वो सुशील थी। ग आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? तो अपने बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत जो है गाने लगे। ग आपका करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था? तो सुस्त था। ख आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो ये आपकी रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? पेशे से क्या थे? उनका ऑक्यूपेशन क्या था? बाल गोविंद भगत पेशे से एक गृहस्थ थे। ग आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो बाल गोविंद भगत एक कथा है, उपन्यास है, डायरी है या रेखाचित्र है? तो ये जो है एक रेखाचित्र है। क्या है? एक रेखाचित्र है। घ आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर जी को मानते थे, साहेब कह के पुकारते थे, साहेब। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? बाल गोविंद भगत जी की उम्र जो है 60 ईयर्स से प्लस थी, यानी 60 वर्ष से ऊपर थी। बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते थे? वो मानते थे और कबीर को मानते थे, आप साहेब मानते थे और कबीर के आदर्शों पर वो चलते थे। गो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठे थे? तो बाल गोविंद भगत जो है आसन जमा बैठे थे घर के आंगन में। कहाँ जमा बैठे थे? घर के आंगन में जमा बैठे थे। गो आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदी में पीवा, चमक उठे सखियाँ, चिहक उठे ना गाते थे। तो ये कौन गाते थे ऐसे? तो ये बाल गोविंद भगत जी गाते थे। घ करेक्ट हो जाएगा। भैंस से दूध लेना है या काशितकारी करवानी है, किसने कहा? तो ये आपका किसने किया? खरीदार ने कहा, मालकिने ने कहा, नौकरों ने कहा या दिवालिने ने कहा? किसने कहा ये बात? तो ये मालिकने ने कहा। ऑप्शन ख आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा संबंध मानते थे? तो उनका मानना था प्रेमी और प्रेमिका का। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रेमी और प्रेमिका जैसा है, ये वो मानते थे। बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? वो क्या चाहते थे? तो वो चाहते थे कि पुतोहू का जो है पूर्ण विवाह करवाना, मतलब दूसरी विवाह अपने पुतोहू का जो है करवाना चाहते थे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? तो बाल गोविंद भगत जी का मृत्यु का कारण था बीमारी। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो बाल गोविंद जी की टोपी थी कबीर पंथियों जैसी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखन ने रोपनी किसे कहा है? लेखक ने रोपनी किसे कहा है? तो धान की जो है रोपाई को रोपनी कहा है। बी करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे खेत में क्या करते थे? तो धान के पौधे लगाते थे। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तो कबीर के पद जो है गाया करते थे। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? वो इसलिए करवाना चाहते थे ताकि उनके बहू का जो है भविष्य जो है सुखद हो। उसके सुखद भविष्य के लिए वो दूसरी शादी करवाना चाहते थे। तो ये थे दोस्तों आपका बाल गोविंद भगत चैप्टर से जो है सारे MCQ क्वेश्चंस। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इन्जॉय किए होंगे। तो बिल्कुल वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।